गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने पार्ट वन के अंदर अकाउंट का मीनिंग देखा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखा था। देन अकाउंट के कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखे थे, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट, कैपिटल, ड्राइंग एंड लायबिलिटीज। ये 5 टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो जिसका भी फर्स्ट पार्ट देखना बाकी है वो पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख के अब अपने सेकंड पार्ट मतलब इसके अंदर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है पॉइंट एसेट्स। तो एसेट्स किसको बोला जाता है? तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट एसेट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। We obtain information about liabilities in last lecture। अपने liabilities की information लास्ट लेक्चर के अंदर जानकारी ले ली थी। अब अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या है? तो एसेट्स मींस एनी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। एसेट्स मीन एनी सच टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम। प्रोडक्ट भी हो सकती है या तो आइटम भी हो सकती है, विच इज ऑनरशिप ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस की ऑनरशिप होनी चाहिए, बिजनेस की मालिकी की होनी चाहिए। एंड हैज अ इकोनॉमिक वैल्यू, उसका कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो उसको क्या बोला जाता है? एसेट्स बोला जाता है। तो व्हाट इज द टेंजिबल एंड इंटेंजिबल? दिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टेंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एक्सटेंशन हो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको टेंजिबल बोला जाता है। और इनटेंजिबल दैट टाइप ऑफ एसेट जिसको हम देख भी नहीं सकते और जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, ऐसे एसेट्स। Assets means as any such intangible and intangible product or item which is a ownership of business and has a economic value. Okay? तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स में देयर आर 3 टाइप, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट। नॉन करंट एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? तो नॉन करंट एसेट्स आपने देखो लास्ट लेक्चर के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज देखा था। तो क्या मीनिंग था नॉन करंट लायबिलिटीज का? जिसका पेमेंट 12 मंथ के बाद करना हो या तो जिसका पेमेंट लॉन्ग टर्म में करना हो, उसको हम नॉन करंट बोलते थे। तो नॉन करंट एसेट जो है वो टाइम के हिसाब से ही है। तो नॉन करंट एसेट जिस एसेट का यूटिलाइजेशन 1 ईयर के से ज्यादा हो, जो एसेट्स अपने पास बिजनेस के पास 1 साल के से ज्यादा टाइम तक यूज होती हो, तो उसको क्या बोला जाता है? नॉन करंट एसेट्स बोला जाता है। और नॉन करंट एसेट्स का दूसरा नाम है फिक्स एसेट्स। नॉन करंट का एसेट्स का दूसरा नाम है जिसको हम फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं। तो इस एसेट्स में कौन सी चीज आती है? अपने पास लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, वो सब किसके अंदर आते हैं? फिक्स एसेट्स के अंदर आते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लाइक नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज था वैसे ही नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आर आल्सो फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। They are known as a long term assets। इसका तीसरा नाम जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स या तो उसको फिक्स एसेट्स भी हम बोल सकते हैं। जिसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, फ्रेंचाइजीज वगैरह और भी एसेट्स इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड होती है। ओके, सेकंड पॉइंट है अपना करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स जैसी नॉन करंट का टाइम पीरियड 12 मंथ से ज्यादा होता है, इसका 12 मंथ से कम होता है। दिस एसेट्स आर ऑफ दैट काइंड हुज टाइम ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 1 ईयर। दिस एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। करंट एसेट्स को हम कैश के अंदर स्पीड से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस दीज एसेट्स आर यूज। जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होते हैं उसका यूटिलाइज करंट एसेट से होता है। फिक्स एसेट से डे टू डे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट होता नहीं है।
ओके। उसके बाद है अपनी फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स किसको बोला जाता है? तो फिक्टिशियस एसेट्स टू डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, वो फिजिकल फॉर्म में होती नहीं है। और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स इज जीरो, हम इसको बेच भी सकते नहीं है। और फिक्टिशियस एसेट सेल करने से उसकी कोई प्राइस होती नहीं है, उसकी प्राइस क्या होती है? जीरो होती है। This asset cannot be convert into cash, ये जो ऐसी एसेट्स है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते नहीं है। This is a non recurring expense, उसको दूसरा क्या, इसको फिक्टिशियस एसेट को क्या बोला जाता है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, हर बार ये एक्सपेंस रिपीट होता नहीं है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस is available for the period of more than 1 year, जो एक्सपेंस आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो 1 साल के ज्यादा टाइम तक लेने वाले हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? फिक्टिशियस एसेट में कन्वर्ट किया जाता है। लेट एग्जांपल, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब 50,000 का एडवर्टाइजमेंट किया था। हाउ मच? 50,000 का, 50,000 रुपए का आपने एडवर्टाइजमेंट किया था। लेकिन अपने सपोज कर लेते हैं ये 50,000 का जो एडवर्टाइजमेंट किया था उसका बेनिफिट हमको 5 साल तक मिलने वाला है। कितने साल तक मिलने वाला है? 5 साल तक मिलने वाला है। तो आपको हर एक बिजनेस के अंदर बिजनेस का जो ऑनर है वो एक 1 ईयर का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है। एवरी 1 ईयर के बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस वो बनाता है। तो उसने एडवर्टाइजमेंट के पीछे कितने का खर्चा किया? 50,000 का। उसका बेनिफिट कितने साल तक मिलने वाला है? 5 ईयर के लिए। तो एवरी ईयर कितना एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा? 10,000। मतलब आपने 50,000 पेमेंट तो कर दिया लेकिन वो उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलने वाला है। तो करंट ईयर में 1 साल का एक्सपेंस कितना होगा? 10,000। तो बाकी का 40,000 क्या किया जाएगा? ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, उसको ट्रांसफर किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर का भी 10,000 माइनस करके उसके बाद सेकंड नेक्स्ट ईयर में जैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो 10,000 वो करंट ईयर का एक्सपेंस हुआ और बाकी का जो 40,000 वो फिक्टिशियस एसेट दी जाती है। तो फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट, वो सब किसके अंदर आते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं। जो एक्सपेंस हम अभी पे कर देते हैं लेकिन उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा साल तक मिलने वाला हो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। लेकिन उस एसेट्स का हम बेचने से कुछ मिलता नहीं है। सपोज करो आपने एडवर्टाइजमेंट किया था, अब एडवर्टाइजमेंट तो आपने कर दिया, ये 40,000 आपने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन अब इस एसेट को आप बेच नहीं सकते। अगर आपने अपना बिजनेस क्लोज भी कर दिया तो वो 40,000 वापस आपको मिलने वाले नहीं है। तो ये ऐसी एसेट है जिसको बेचने से हमको कुछ भी मिलता नहीं है। ओके, तो टाइप्स ऑफ एसेट्स में सबसे पहले हमने नॉन करंट एसेट जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है, जिसका टाइम पीरियड एक साल से ज्यादा तक हम यूज करते हैं। करंट एसेट जिसका टाइम पीरियड 1 साल का होता है, डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके अंदर करंट एसेट का यूटिलाइज किया जाता है और करंट एसेट्स को कैश के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिक्टिशियस एसेट उसका नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ओके, करंट एसेट का एक दूसरा पार्ट है लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स में एक लिक्विड एसेट्स आता है। तो व्हाट इज द लिक्विड एसेट्स? तो लिक्विड एसेट क्या है? तो करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर दो, इट्स कॉल्ड अ लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स में से हम स्टॉक माइनस करेंगे, जो भी बचेगा उसको क्या बोला जाएगा? लिक्विड एसेट्स बोला जाएगा। करंट एसेट्स में से हम स्टॉक माइनस करेंगे तो क्या बोला जाएगा? लिक्विड एसेट्स बोला जाएगा। तो अभी हमने एसेट्स के टाइप देखे और अब नॉन करंट एसेट्स के भी 2 टाइप है, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट, सबसे पहले बात करते हैं अपने टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैविंग फिजिकल वैल्यू, व्हिच हैविंग फिजिकल एक्सिस्टेंस। टेंजिबल एसेट कैन बी सीन and can be touched. Tangible assets are subcategory of non-current assets.
टेंजिबल एसेट्स को हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं और उसका फिजिकल फॉर्म होता है, उसको क्या बोला जाता है? टेंजिबल एसेट बोला जाता है। तो टेंजिबल एसेट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? तो इंटेंजिबल वर्ड इटसेल्फ क्लासिफाई द मीनिंग। इंटेंजिबल एसेट्स में उसका मीनिंग पता चल जाता है। अब दिस एसेट tangible asset do not intangible asset do not hold physical form, ये फिजिकल फॉर्म में होता नहीं है। दिस एसेट कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच, उसको हम देख भी नहीं सकते और उसको हम टच भी कर सकते नहीं है। तो उसके अंदर कौन सी एसेट्स आती है? तो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, जिसका बेनिफिट उसे कंपनी से होता है लेकिन वो दिखाई देती नहीं है, तो उसको टेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिसिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या होता है? व्हेन मनी इज रिसीव्ड। रिसिप्ट मतलब व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू consequence of business transaction। बिजनेस ट्रांजैक्शन से जब मनी रिसीव्ड होती है तो उसको रिसिप्ट बोला जाता है। इट नोन एज अ रिसिप्ट। When money is received due to consequence of business transaction, it known as a receipt. These receipts are classified in two categories: revenue receipt and capital receipt. रिसिप्ट के दो टाइप है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो व्हाट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड व्हाट इज अ कैपिटल रिसिप्ट? तो फर्स्ट वन इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मीनिंग होता है जो इनकम हमको रेगुलरली, जो रिसिप्ट हमको रेगुलरली मिलती है, जो इनकम हमको रेगुलर मिलती है, इट्स कॉल्ड अ रेवेन्यू रिसिप्ट। जो रिसिप्ट हमको डे टू डे ट्रांजैक्शन से होती है, इट्स कॉल्ड अ रेवेन्यू रिसिप्ट। द फ्लो ऑफ द रिसिप्ट वुड रिमेन कांस्टेंट, एवरीडे रहती है। फॉर दिस रिसिप्ट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर या तो लॉस इनकर्ड कैन बी ascertained। In this category of receipt, income of sale, income of commission, income of discount, income of rent, ओके, वो सारे किसके अंदर आते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो मतलब दैट टाइप ऑफ इनकम जो हमको रेगुलर बेस पे मिलती रहती है। Second one is a capital receipt। तो what is the capital receipt? This receipt is not received regularly। ये जो इनकम होती है हमको रेगुलरली रिसीव्ड होती नहीं है। This receipt is a proceed from the sale of assets। आपने कोई एसेट्स बेची, आपने कोई लैंड बेचा, आपने कोई अपना मकान बेचा, फर्नीचर बेचा, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। वो हर बार होता नहीं, वो कभी-कभी होता है। इट्स कॉल्ड अ कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड पॉइंट है अपना पेमेंट। तो रिसिप्ट जैसे हमको पैसा मिलता है, पेमेंट मतलब हमको किसी को देना पड़ता है। मनी पेड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज अ पेमेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन से अगर मनी पे करनी पड़े तो उसको पेमेंट बोलता है। और पेमेंट का दूसरा नाम आप एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। पेमेंट का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंसेस। Okay, so there are two category of the payment: revenue expenditure and capital expenditure। तो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट थी ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या था? आपको रेगुलर उसकी इनकम होती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका जो रेगुलर जो एक्सपेंस होता है, जो बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक्सपेंस आपको मंथली या 6 मंथली या एवरीडे रूटीन वर्क में जो होता है, इट्स कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। द फ्लो ऑफ दिस पेमेंट वुड बी रिमेन कांस्टेंट, एवरीडे चालू रहता है। फ्रॉम दिस पेमेंट प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइंड। रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसिप्ट से ही प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन किया जाता है। और ऐसी एक्सपेंस एवरीडे रूटीन ट्रांजैक्शन के होते रहते हैं। सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पेमेंट इज नॉट रेगुलर बेसिस, वो रेगुलर बेसिस पे उसका पेमेंट होता नहीं है। जनरली व्हेन फिक्स एसेट वी आर परचेस, जब हम फिक्स एसेट परचेस करते हैं, मशीनरी परचेस की, फर्नीचर परचेस किया, लैंड परचेस की, बिल्डिंग परचेस की, ऐसे जो हम परचेस करते हैं उससे जो एक्सपेंस होता है जिसका हम रेगुलरली परचेस नहीं करते, उस कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रॉफिट। तो व्हाट इज द प्रॉफिट?
तो अगर अपनी रेवेन्यू इनकम में से, रेवेन्यू रिसिप्ट में से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचती है, इट्स कॉल्ड प्रॉफिट। उसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट बोला जाता है। जो भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दो और जो भी आपका पास बचता है वो आपका प्रॉफिट है। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो, जो भी आपके पास बचता है, इट्स योर प्रॉफिट। आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट नॉट अ कैपिटल पेमेंट, आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट फ्रॉम अ रेगुलर रिसिप्ट, किसमें से? रेगुलर रिसिप्ट में से, मतलब रेगुलर रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट फ्रॉम अ रेगुलर रिसिप्ट ऑफ द ईयर, द रिमेनिंग सरप्लस इज नोन एज अ प्रॉफिट। तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट बोला जाता है। लॉस जो प्रॉफिट का बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, आपके एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, इट्स कॉल्ड लॉस। तब आपको लॉस होगा। द डिफरेंट ऑब्टेन बाय डिडक्शन ऑफ रेगुलर इनकम फ्रॉम रेगुलर एक्सपेंस इज कॉल्ड लॉस। हम रेगुलर इनकम एक्सपेंस में से अगर रेगुलर इनकम माइनस करें तो जो भी मिलता है उसको क्या बोला जाता है? लॉस बोला जाता है। तो अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर इस लेक्चर में एसेट्स के टाइप, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, नॉन करंट के दो टाइप, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, उसके बाद रिसिप्ट में दो टाइप, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, पेमेंट में दो टाइप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी भी अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर थोड़े बहुत पॉइंट बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे।